So welcome friends, we are back to vectors. So this is the episode number 20. We have already done 19 episodes on vectors. Let's start the class without wasting any time. We have already seen 19 episodes on vectors. So we are doing practice paper 3. This assignment is there as a link in the description below. So you can download your assignment from there. और अगर आपके पास डाउनलोड की फैसिलिटी नहीं है तो वैसे भी मैं क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूँ. तो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 26 तक कर लिया था. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 27. इसमें आपको दिया गया है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इज 3, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B इज 4 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर C इज 5. ये तीन चीज़ें दी हुई हैं. ईच ऑफ द वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ द अदर टू वेक्टर्स. मैं लिख देता हूँ चलो आपके लिए. ईच of vector is perpendicular to sum of other two. You have to find magnitude of A plus B plus C. ये आपको निकालना है. ओके, ये क्वेश्चन ना एनसीईआरटी बुक का है और इसके दो मेथड्स हैं. एक मेथड थोड़ा सा बड़ा होगा और एक मेथड छोटा है. तो मैं आपको ना दोनों मेथड्स दिखा देता हूँ इसको. तो आपको ये तीनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड दिए हैं. ईच ऑफ द वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ द अदर टू वेक्टर्स. ईच ऑफ द वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ द अदर टू वेक्टर. मतलब A इज परपेंडिकुलर टू B प्लस C. सो व्हाट डज इट इम्प्लाई? इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? ऑब्वियसली जीरो होगा. इफ टू वेक्टर्स आर एट राइट एंगल्स तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है. ये आपको पहले से पता है. B is perpendicular to C plus A. क्यों बोला है आपको? Every vector is perpendicular to the sum of the other two. तो इससे क्या आएगा? B dot C plus A is equal to 0. और तीसरा क्या हुआ आपका? Vector C is perpendicular to vector A plus B. Each vector is perpendicular to the sum of the other two vectors. तो C dot A प्लस बी इज 0. ये आपका हो गया गिवन. अब आपको फाइंड क्या करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस बी प्लस सी निकालना है. तो आप पता है आपको इससे तो कुछ होगा नहीं क्योंकि इससे कोई फॉर्मूला ही नहीं बनता है. मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस बी प्लस सी. तो आप इसको स्क्वायर करेंगे और आपको बहुत फेमस लाइन पता है, स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द वेक्टर. अब यहाँ से दो मेथड्स आते हैं. या तो आप A प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं A प्लस बी प्लस सी डॉट A प्लस बी प्लस सी. ये बात आपको पता है ना? स्क्वायर ऑफ द वेक्टर का मतलब होता है वेक्टर डॉट वेक्टर. बेसिक थ्योरी हम ये पहले कर चुके. अब आप इसके ब्रैकेट खोलिए. अब ब्रैकेट खोलने में ना एक ट्रिक लगाएंगे आप. पहले आपने A डॉट A किया प्लस, अब A डॉट B मत करिए, आप सीधा A डॉट B प्लस C कर लीजिए. मतलब इस A को आपने इसके साथ डॉट किया, अब इस A को इन दोनों के सम के साथ एक ले लीजिए इंस्टेड ऑफ सेइंग A डॉट B प्लस A डॉट C. तो अब आपको ना इसकी जगह डायरेक्ट हम 0 लिख सकेंगे. ये मैं शॉर्टकट बोल रहा था. आप ये B को पकड़िए, आप B को इससे करेंगे और B किसके परपेंडिकुलर है? C प्लस A. तो इनको आप एक साथ लेना. तो पहले B डॉट B करना. ये ट्रिक है, बड़े ध्यान से देखिए. अब जब मैंने यहाँ से सेकंड वेक्टर लिया उसको B डॉट A मत लिखिए क्योंकि आपको ना B डॉट C प्लस A इकट्ठा रखना है. तो पहले B को B से खोलिए. B डॉट B, देखो ये वाला, फिर से ध्यान से देखो, B डॉट B फिर B डॉट ब्रैकेट में A प्लस C. तो आपका एक स्टेप बच जाएगा. अदरवाइज फिर आपको ना यहाँ पे खोल के बना लीजिए. फिर आप इसको लिख लीजिए A डॉट B प्लस A डॉट C इज इक्वल टू 0. फिर ऐसे कर लीजिए. अब C को किसके साथ क्लब किया हुआ है? A प्लस B. तो आप C के साथ ब्रैकेट खोलिए, C डॉट, फिर इनको A प्लस B एक साथ ले लीजिए. आपका स्टेप्स थोड़ा कम हो जाएगा. फिर प्लस अब C डॉट C. ओके, अब इसको थोड़ा सा यहाँ से मिटा दिया जाए, जगह मिल जाएगी ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए. अब देखिए A डॉट A क्या होता है आपको पता ही है. अभी A डॉट A होता है A स्क्वायर. ये 0 हो जाएगा. फिर B स्क्वायर, सेम फॉर्मूला, और ये भी 0 हो जाएगा.
फिर ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी और लास्ट वाली टर्म आ जाएगी सी स्क्वायर। ओके, तो a डॉट बी प्लस सी, बी डॉट सी प्लस ए, सी डॉट ए प्लस बी, ये तीनों 0 हो गए। स्क्वायर ऑफ द वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड। तो ये परफेक्ट क्वेश्चन है एग्जाम का। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 3 दिया हुआ है तो डायरेक्ट उसका स्क्वायर लिख दूँ 9। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी 4 है, उसका स्क्वायर 16 और मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर 25। आप इनको ऐड कर दीजिए, 16 में 9 ऐड करेंगे तो 25, 25 प्लस 25 आपका आंसर आया 50। 9 प्लस 16। ऑलराइट, अब भूल मत जाना, आपको इसका स्क्वायर रूट भी लेना है। सो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज स्क्वायर रूट ऑफ 50। इसको चाहें तो आप रूट ऑफ 25/2 लिख के 5√2 लिख सकते हैं। तो एक और बेहतरीन क्वेश्चन एनसीईआरटी का आपके सामने है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आपने पहले ना किया हो ना बोर्ड एग्जाम में, पहले क्लास में ना किया हो तो आप बोर्ड एग्जाम में इसमें मुश्किल में पढ़ सकते हैं। तो एनसीईआरटी के तो सारे क्वेश्चंस आपको पहले करने चाहिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 4, मैग्नीट्यूड ऑफ सी 5, ईच वेक्टर ए बी सी इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ द रिमेनिंग 2 वेक्टर्स। सो ए इज परपेंडिकुलर टू बी प्लस सी, बी इज परपेंडिकुलर टू सी प्लस ए, सी इज परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी। अब अगर दो वेक्टर्स राइट एंगल्स पे होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, इससे आप कुछ कर नहीं सकते तो आप स्क्वायर से शुरू करेंगे। एक बहुत फेमस डायलॉग बोलेंगे, स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द वेक्टर। स्क्वायर ऑफ द वेक्टर का मतलब होता है वेक्टर डॉट वेक्टर, वेक्टर डॉट वेक्टर। आप ब्रैकेट खोलेंगे, ए डॉट ए लेंगे, लेकिन फिर उसके बाद ए डॉट बी प्लस सी एक साथ ले लेंगे, फिर बी डॉट बी लेंगे, फिर बी डॉट ए प्लस सी एक साथ ले लेंगे, फिर सी डॉट सी लेंगे और सी डॉट ए प्लस बी एक साथ ले लेंगे। इसमें पहली टर्म, दूसरी ये वाली और ये वाली टर्म्स तो 0 हो जाएंगी, वो आप ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं। ए डॉट ए स्क्वायर होता है, स्क्वायर ऑफ द वेक्टर स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड होता है, और इनके नंबर्स आपको दिए हैं। स्क्वायर करिए, ऐड करिए, स्क्वायर रूट लीजिए और आपके पूरे मार्क्स आपके पास। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 28। फाइंड ए यूनिट वेक्टर। ओके, ये मैं ना आपको पूरा लिखता हूँ, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको मैं शॉर्ट्स बोलता हूँ। शॉर्ट्स का मतलब हो गया सुपर हॉट। सो इस क्वेश्चन में बहुत दिमाग लगेगा। सोल्यूशन बड़ा नहीं है, लेकिन इसकी जो ओपनिंग लाइन है ना उसमें खूब दिमाग लगेगा आपका। तो आई विल राइट द एंटायर क्वेश्चन फॉर योर कन्वीनियंस। फाइंड ए यूनिट वेक्टर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये भी। फाइंड ए यूनिट वेक्टर, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 12 है। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड ए यूनिट वेक्टर in the plane of A I plus 2j and B j plus 2k perpendicular to vector C 2i plus j plus 2k। क्वेश्चन ना देखने में बहुत छोटा है, करने में बहुत खतरनाक है। फाइंड ए यूनिट वेक्टर तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में कन्वर्ट कर लेंगे, वेक्टर आ जाए तो यूनिट को नहीं पढ़ते अभी। फाइंड ए वेक्टर इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी परपेंडिकुलर टू सी। अब इसका आंसर पता है क्या है? पहले मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में ना बेसिकली ये मेमोरी से ही होगा। ए वेक्टर इन द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड बी, ओके, एंड perpendicular to vector C is, उसको मैं नाम दे रहा हूँ वेक्टर R, is A क्रॉस B क्रॉस C। अब ये लिखने का तो बहुत फास्ट हो गया, मेरे को तो एज ए टीचर पता है आपको कैसे स्ट्राइक करेगा, एग्जाम में आसानी से नहीं करेगा। आपको ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसको समझ जरूर जाएंगे, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम लाइफ में कर रहे हैं तो ये आपको स्ट्राइक नहीं करेगा। ए वेक्टर इन द प्लेन ऑफ ए क्रॉस बी एंड परपेंडिकुलर टू सी इज दिस। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ। एक हम प्लेन लेते हैं, इसमें हम दो वेक्टर बनाते हैं, क्योंकि एक फेमस डायलॉग है, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेन। ठीक है, अब ये इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा, उसको हम नाम देते हैं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी इज a vector, A cross B is a vector which is perpendicular to the plane containing E and B। अब बताइए, जब R इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है
इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? डू यू नो इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? आर इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी एंड ऑल्सो आर इज परपेंडिकुलर टू सी। ये यहीं पे देख लेते हैं, ये ए क्रॉस बी है ना वेक्टर, तो ए क्रॉस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए एज वेल एज बी और परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। तो दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं उस वेक्टर की डायरेक्शन दोनों वेक्टर्स के पे परपेंडिकुलर होती है। आर इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है, आर इस वेक्टर का और इस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो आर की जो डायरेक्शन होगी वो इसके परपेंडिकुलर होगी और इसके भी परपेंडिकुलर होगी। यहाँ पे भी यही तो था, ए क्रॉस बी वेक्टर जो ए और बी का क्रॉस है वो ए के भी परपेंडिकुलर था और बी के भी परपेंडिकुलर था। फिर से रिपीट करता हूँ, आर लुक एट माई हैंड, इसके और इस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इस वेक्टर की डायरेक्शन जो पहला वाला है उसके परपेंडिकुलर होगी और जो दूसरा वाला है उसके भी परपेंडिकुलर होगी। एक बार फिर से रिपीट करूँ क्या? ये दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये जो पूरा वेक्टर है बड़ा, लुक एट माई हैंड, ये पहले वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा और दूसरे वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। तो ये जो वेक्टर है ना पूरा वाला, ये वाला जिसको हमने दिया नंबर अल्फाबेट आर वेक्टर, तो ये आर वेक्टर है, ये दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये आर वेक्टर इसके भी परपेंडिकुलर होगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया, और इसके भी परपेंडिकुलर होगा। अब तुम्हें क्या चाहिए था? फाइंड ए वेक्टर, यूनिट तो हम बाद में कन्वर्ट कर लेंगे, विच इज परपेंडिकुलर टू सी। तो एक कंडीशन तो आपकी सेटिस्फाई हो गई, आर इज परपेंडिकुलर टू सी। अब आर इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी, ये रहा ना ए क्रॉस बी, इसके परपेंडिकुलर अगर आप कोई भी लाइन बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएगी इस प्लेन के, आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं। तो ये 90 डिग्रीज है, इस पे 90 एक और बनाएंगे तो वो अपने आप इस प्लेन के पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल हो गई तो प्लेन के अंदर ही आ गई, क्योंकि ये वेक्टर तो फ्री है ना, इसको धक्का मार के नीचे लिया और प्लेन के अंदर आ जाएगा। सो व्हेन ए वेक्टर इज पैरेलल टू द प्लेन और वेक्टर दैट वेक्टर इज कंटेन्ड इन द प्लेन, वो एक ही बात है। जैसे ये वेक्टर मैंने यहाँ बनाया कोई एक वेक्टर, तो ये इस प्लेन के पैरेलल है, तो मैं बोल सकता हूँ दिस वेक्टर इज कंटेन्ड इन द प्लेन। इसको शिफ्ट कर दो, फिजिकली प्लेन के अंदर आ जाएगा। सो R is perpendicular to A cross B, it means R is parallel, ये देखिए ना, R is perpendicular to A cross B, it means R is parallel to the plane containing A and B और R is in the plane containing A and B, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। Find a vector in the plane of A and B, so this vector R, because it is perpendicular to A cross B, it is parallel to the plane containing A and B। ये देख लीजिए फिर से, कितनी बारी रिपीट कर दिया, ये ए क्रॉस बी है, आपका आर ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर है, तो इस प्लेन के पैरेलल है। पैरेलल का मतलब कंटेन, सो दिस इज द स्टेटमेंट। तो एग्जाम में आपको इतना कोई समझाने की जरूरत नहीं है, सीधा अगर आपको याद है तो ये लाइन लिखी और ये लिखी, डायग्राम बना लिया, तो बहुत ही बेहतरीन बात है, और ये आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है। बस अब आपको निकालना है क्या? ए क्रॉस बी निकालना है डिटर्मिनेंट बना के, फिर क्रॉस सी निकालना है डिटर्मिनेंट बना के, फिर जब वेक्टर बन जाएगा उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है और आपका आ जाएगा यूनिट वेक्टर। तो अब चलो अब हम निकाल लेते हैं। अब ये तो क्वेश्चन खत्म ही है, कॉन्सेप्चुअल पार्ट तो खत्म हो गया। अब ए क्रॉस बी कैसे निकलता है? डिटर्मिनेंट से निकलता है, आई जे एन के। पहली रो में ए के कोफिशिएंट्स होंगे आई जे के, आई का 1 है, उधर देखिए जे का 2 है, के है नहीं तो उसका आप 0 लेंगे, और बी का कहाँ है? ये रहा, जे और के है, आई नहीं है तो उसको 0 लेंगे, जे का 1 है और ये 2 हो गया। अब इसको आप ओपन करेंगे, आई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर एक माइनस जे लगाते हैं, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। बार बार बोल रहा हूँ मैं आपको, यूज़ योर टिप ऑफ द पेन इन द एग्जाम, ऐसे करके, नहीं तो मिस्टेक होती है। अगर आप फिजिकली टच करेंगे नहीं होगी। 1 इंटू 2, 2 फिर ये 0 इंटू 0, माइनस आप लगाते ही हैं, फिर ये तीसरा वाला आएगा प्लस के। अब ये वाला कॉलम डिलीट हो जाएगा, 1 इंटू 1, ये देखो फिजिकली भी मैं टच कर रहा हूँ, 1 इंटू 1 और 0 इंटू 2 0, तो 1 माइनस 0। ओके, तो अभी क्या बन गया? 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ये आ गया ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी को सी के साथ क्रॉस करेंगे, तो ये वाले जो कोफिशिएंट्स हैं ये सेकंड रो में जाएंगे और सी के जो कोफिशिएंट्स हैं वो आपके कहाँ जाएंगे? थर्ड रो में जाएंगे। तो अब ब्लैक बोर्ड पे जगह बनाने के लिए मेरे को ये प्लेन को मिटाना पड़ेगा, ये डायग्राम को। तो आपको बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये तो अब मेरा स्टैंडर्ड डायलॉग हो गया कि भाई अभी आप सिर्फ समझने की कोशिश करिए, लिखने की नहीं, दोनों काम नहीं हो पाएंगे एक साथ। ऑलराइट, तो अब आप क्या निकालेंगे? ए क्रॉस बी एक ब्रैकेट में एंड क्रॉस सी। अब फिर से आप एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे, पहली रो लेंगे आई जे एन के और दूसरी रो में ए क्रॉस बी जो अभी आपने निकाला, इनके कोफिशिएंट 4 माइनस 2 एंड 1,
4 -2 एंड 1, फिर c के कोफिशिएंट वो रहे उधर 2 1 एंड 2, वो आप यहाँ लगा देंगे 2 1 एंड 2। और अब आप इसको ओपन करेंगे i -2 इंटू 2 -4, वो देखो फिर से मैं छू के कर रहा हूँ 1 इंटू 1 माइनस अपनी मर्जी से लगाएंगे प्लस j प्लस नहीं माइनस j, फिर ये वाला कॉलम हटेगा 4 2 8 2 1 2, सो 8 -2। अब शायद उधर स्क्रीन से निकल जाए तो मैं नीचे लिख देता हूँ k, अब ये हो जाएगा 4 1 4, क्योंकि ये वाला कॉलम छोड़ देंगे ना 4 1 4 और ये -4, लेकिन आप लेंगे इसको +4। अब ये कितना बना आपका -5 i कैप 8 -2 6, एक माइनस पहले से है +4 + 4 8 के, ये बन गया आपका a क्रॉस b क्रॉस c। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है तो अब आपको कमेंट्स में मेरे को लिखना पड़ेगा और उसके लिए मेरे को आपको माफ भी करना पड़ेगा। अब ये मेरा आंसर आ गया, अब इसको सिर्फ यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है और इसको हमने नाम दिया हुआ था वेक्टर r। सो देयरफॉर वेक्टर r, हमने इसको नाम दे दिया था ना a क्रॉस b क्रॉस c को वेक्टर r। ये हो गया -5 i कैप -6 j कैप +8 k। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, ये हो जाएगा i j और k के कोफिशिएंट्स को स्क्वायर करना है, तो -5 का स्क्वायर 25, -6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। अब इसको आप ऐड करेंगे, इसमें ये ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा, 4 और 6 10, ये 100 हो गया, 100 में ये करेंगे तो 125। 125 को आप चाहें तो लिख सकते हैं 25 × 5 है ना, 25 5 टाइम्स करेंगे तो 125 आ जाएगा, 4 टाइम्स करते हैं तो 100 आ जाता है। 25 पैसे को आप 4 बारी किसी को देंगे तो 1 रुपया हो जाएगा, हो गया ये। अब ये 5 बाहर आ जाएगा तो ये हो गया 5√5, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। अब ये आपका आंसर आ गया, ये वेक्टर r है, उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो यूनिट वेक्टर बन गया। और साथ साथ इसको अलग कर लीजिए, ये था, या पहले एक साथ ही कर देते हैं या सेपरेट करके लिख देते हैं और 5 को कैंसिल करते चले जाएंगे, लेकिन सब में नहीं कैंसिल हो रहा है, खाली एक ही में कैंसिल हुआ है। ये आपका आंसर आ गया, ओके। और यहाँ पे आप 5 कैंसिल कर दीजिए, बाकी आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। सो दिस इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर c एंड कंटेन्ड इन द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर a एंड b। तो अब भी आपने एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन देखा, बोर्ड एग्जाम के लिए परफेक्ट क्वेश्चन है। जो बच्चा एनसीईआरटी करके जाता है और जिसको एनसीईआरटी याद होती है वो तो इसको कर लेगा, बाकी किसी का बस का नहीं है ये क्वेश्चन करना। ओपनिंग लाइन नहीं स्ट्राइक करेगी, एग्जाम के एनवायरनमेंट में वैसे ही टेंशन रहती है, तो क्वेश्चन इजी आ जाए तो वो हो जाता है, डिफिकल्ट आता है तो वो नहीं होता है, ना इतना टाइम होता है कि हम उसके अंदर हिट एंड ट्रायल करें, वो तो फिर मेमोरी से ही होता है, आता है तो कर लो, आसान का क्वेश्चन तो हो जाते हैं और इसीलिए हमें पहले ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो अब इसको मिटा दिया जाए और असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन किया जाए, क्वेश्चन नंबर 29। और फिर थोड़ी सी थ्योरी और मेरी स्किप हो गई थी, मैं उसको आपको बताता हूँ। और जो भी थ्योरी मैं आपको बताऊंगा, मैंने आपको बोला था अगर आप सीरियसली लॉन्ग टर्म पढ़ रहे हैं मेरे साथ तो एक थ्योरी कॉपी बनाइए और सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट उसमें लिख लीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम से पहले 3 चैप्टर्स तो मैं पूरे डिटेल में करा ही दूंगा, वेक्टर्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड प्रोबेबिलिटी। ऑलराइट, बिकॉज ये चैनल मैंने अभी कल ही शुरू किया था तो ज़्यादा अभी समय नहीं हुआ है। कल का मतलब मेरे लिए कल था, आपके लिए तो थोड़े दिन ज़्यादा हो जाएंगे, जब आप व्यू करेंगे तो उस समय कल नहीं रहेगा वो। ऑलराइट, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29। ये तो 1 मार्क का क्वेश्चन है। फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ 2i + 6j + 27k क्रॉस i + λj + μ k is equal to null vector. So it's a perfect 1 mark question. All right, find lambda and mu if 2i + 6j + 27k cross. Do you know how do you find? एक तो आप पकड़ के क्रॉस करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसमें 3 टर्म्स हैं, इसमें 3 टर्म्स हैं, 9 टर्म्स आएंगी। क्या आपको कोई बेहतर मेथड याद आ रहा है इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना? ऑफ कोर्स, डिटर्मिनेंट बना के। अभी तक तो हम डिटर्मिनेंट ही तो बना रहे हैं। i j k 2 6 27 2 6 27 और इसका है 1 लैम्डा म्यू, 1 लैम्डा म्यू, और ये किसके बराबर है?
नल वेक्टर के बराबर है। जीरो नहीं लिखेंगे क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज नॉट ए नंबर, इट्स ए वेक्टर, तो नल वेक्टर जीरो का इक्विवेलेंट बन जाएगा नल वेक्टर। अब जब आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये ऐसे आएगा 6 म्यू, है ना, ये वाला कॉलम जाएगा, -27 लैम्डा, फिर माइनस जे आप लिखते हैं, फिर ये वाला कॉलम जाएगा 2 म्यू -27, 2 इंटू म्यू, 2 म्यू -27, फिर प्लस के 2 लैम्डा, ये वाला कॉलम जाएगा 2 इंटू लैम्डा, 2 लैम्डा -6, 2 लैम्डा -6 इज इक्वल टू नल वेक्टर। आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये सिंप्लीफाई तो होंगे नहीं। अब नल वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नल वेक्टर को 0i + 0j + 0k, नल वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ i, j and k, if two vectors expressed in terms of I, j, k are equal, it means the coefficient of I, j and k are separately equal। तो जब आप इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो 6 म्यू -27 0 आएगा, ये एक 6 म्यू -27 लैम्डा 0 आएगा, ये पहली इक्वेशन बनी। फिर ये माइनस को अंदर ले जाइए तो ये हो जाएगा -2 म्यू + 27, -2 म्यू + 27, ये भी 0 होगा, और 2 लैम्डा -6, ये वाला कोफिशिएंट ये भी 0 होगा। इससे आपको डायरेक्ट लैम्डा आ जाएगा 6/2 3, और इससे डायरेक्ट म्यू आ जाएगा, उधर जाके -27 होगा 27/2, तो ये आपका आंसर आ गया। इससे आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं, टीचर से भी आपको आज से पूछने की जरूरत नहीं है, अपने दोस्तों से भी कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। 6 को म्यू से मल्टीप्लाई करिए 27/2, -27 × 3, ये हो गया 3, ये देखिए 0 आ गया, तो वेरीफाई भी हो गया। तो आपको किसी से भी आंसर भी पूछने की जरूरत नहीं है एग्जाम के अंदर। तो लैम्डा हो गया 3 और म्यू हो गया 27/2। तो फ्रेंड्स 29 क्वेश्चंस हमने किए हैं क्रॉस प्रोडक्ट पे, 22-23 क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली हमने किए हैं डॉट प्रोडक्ट पे, और 20-25 के बीच में हमने क्वेश्चंस किए थे इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स पे। तो आई कैन सेफली से कि हमने ऑलमोस्ट 80 to 90 क्वेश्चंस हमने क्लास में इधर ही इसी ब्लैक बोर्ड पे प्रैक्टिस की। 80 to 90 क्वेश्चंस कम नहीं होते हैं, और सारी थ्योरी भी की है। मैं कभी, अब मेरा नेक्स्ट एपिसोड आएगा अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, लेकिन बीच में मैं एक और एपिसोड इसमें अपलोड कर दूंगा जिसके अंदर आई डिस्कस सम नाइस क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी। तो खासकर मिसलिनियस एक्सरसाइज के सॉल्व्ड एंड अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस जो हमने ऑलरेडी क्लास में कर लिए उनको नहीं, जो बच गए हैं उनको हम करेंगे। तो अब मेरे को थोड़ी सी थ्योरी आपके साथ और डिस्कस करनी है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अगर आप नहीं लिख पाए हैं तो वही स्टैंडर्ड डायलेक्ट सुन के आपके भी कान पक गए हैं कि आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, या अभी पॉज मत करिए, अभी आप पूरा देख लीजिए, लिखने की कोशिश मत करिए, उसके बाद आप इसको बाद में कर लीजिएगा। अब देखिए कुछ मैं और थ्योरी बता रहा हूँ, इसको आप थ्योरी कॉपी में लिखिएगा। ये देखिए, अगर कोई वेक्टर दिया है, मैं नंबर के साथ ही प्ले कर लेता हूँ, 2i + j - k। इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं आपको पता है ना? ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ज़्यादा यूज होगा, वेक्टर्स में कम यूज होता है। जो i, j and k के कोफिशिएंट्स हैं वो डायरेक्शन रेशियोज हैं। अगर ये सिंप्लीफाई होते तो हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। फिर आप इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, 4 + 1 + 1, ये हो गया √6। फिर इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके अलग अलग कर देंगे। अब इसमें मैं सारे स्टेप्स नहीं लिख रहा हूँ, ये सब अब हमारे तो वेक्टर फिनिश हो गया ना। ये बन गया आपका यूनिट वेक्टर। इस समय जो इसके कोफिशिएंट्स है ना वो होते हैं डीसीज। सो डीसीज क्या है? 2/√6, 1/√6, -1/√6। अब पता है क्वेश्चन अलग है, इनको सिंबल्स भी देते हैं हम, L, M, N। अब मेरा क्वेश्चन रिवर्स में है कि अगर आपको किसी वेक्टर के डायरेक्शन को साइंस दिए हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको किसी वेक्टर के डायरेक्शन को साइंस दिए हैं, क्या वो वेक्टर आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? तो पहला तो ये क्वेश्चन है, अगर किसी वेक्टर्स के डायरेक्शन को साइंस दिए तो क्या आप वेक्टर बना सकते हैं रिवर्स? देखो, वेक्टर से डीसीज निकाले, वेक्टर से डीआर्स निकाले, हमें उल्टी गंगा बाहर। तो डीसीज दिए, वेक्टर बनाना है। तो पहला क्वेश्चन है क्या हम वेक्टर बना सकते हैं? तो इसका आंसर है येस। दूसरा क्वेश्चन है किस काइंड का वेक्टर बनेगा? वो बनेगा यूनिट वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर से बनाया ना, तो आप इसको रिवर्स कर लीजिए। तो अगर ये आपको दिया है तो ये आपका यूनिट वेक्टर बनेगा। और डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं तो क्या वेक्टर बन सकता है? हाँ जी बन सकता है। उससे जो वेक्टर बनेगा वो ये वाला बनेगा।
लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड आर्बिट्री होगी, इसकी मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगी। तो मैं आपको एक लिख के बताता हूँ, फिर अब थ्योरी में क्या है ये देखिए। अब थ्योरी ऐसे बनेगी, गिवन DCs as L, M, N, we can construct a unit vector from these, and what will be that? Li plus Mj plus Nk। तो ये आपकी थ्योरी बन गई। ओके, तो अगर किसी वेक्टर के, और पता है डायरेक्शन कोसाइंस हमेशा फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं, ये याद रखिएगा, क्योंकि तीनों डायरेक्शन कोसाइंस को स्क्वायर करके ऐड करके 1 आएगा। नेगेटिव तो हो सकते हैं लेकिन कोई भी डायरेक्शन कोसाइन 1 से बड़ा नहीं होगा। अगर ये 1 हो गया तो इन दोनों को 0 होना पड़ेगा। वो आपको मैंने थ्योरी में कराया था, कोई भी वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस होते हैं उसके डीसी 1 0 0 होते हैं, 1 से बड़ा कोई नहीं हो सकता। अगर, और ये सारे पॉजिटिव ही होंगे क्योंकि स्क्वायर है। एलिमेंट तो नेगेटिव हो सकते हैं लेकिन स्क्वायर होके प्लस होंगे, तो हर नंबर फ्रैक्शनल नंबर होगा लेस देन 1, तब ऐड कर रहे हैं ये। अगर कोई 1 होगा तो बाकी 2 0 होंगे, अदरवाइज ये सब फ्रैक्शनल नंबर्स होंगे। तो अगर आपको 3 नंबर्स दिख रहे हैं ना, अगर आपको ये दिख रहा है तो आपको दूर से ही पता है कि ये डीसी नहीं हो सकते, बिकॉज एवरी नंबर विल बी लेस देन 1। गॉट इट? तो आप दूर से अगर 3 नंबर्स का सेट देखते हैं और आपको लगता है कि उसमें कोई भी 1 से बड़ा है और एक 1 है और दूसरा भी 1 से बड़ा है, अगर एक 1 है तो बाकी 2 को 0 होना पड़ेगा, तो वो डीआर्स है, डीसीज नहीं है। और डीआर्स एंड डीसीज को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम एक नाम देंगे, डायरेक्शन नंबर्स। तो कभी कभी बोलेंगे इस लाइन के डायरेक्शन नंबर्स है, तो 3 नंबर्स दे देंगे, हमें उन नंबर्स को देख के महसूस करके पता करना पड़ेगा कि क्या ये डीसीज है या डीआर्स है। तो तीनों को स्क्वायर करके ऐड करके 1 आएगा तो वो डीसीज है, और स्क्वायर करके ऐड करके 1 नहीं आएगा तो वो डायरेक्शन रेशियोज है। ऑलराइट, तो ये बात ना मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको लिखवा दूंगा, अभी तो मैं ये लिखवा रहा हूँ। देखो, तो अगर LMN दिया हुआ है तो आप वेक्टर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। दूसरा, और वो क्या होगा, इट शैल ऑलवेज बी ए यूनिट वेक्टर। और अगर आपको डीआर्स दिए हैं से ABC, तो क्या आप वेक्टर बना सकते हैं? यस, आपका वेक्टर बनेगा वो ये बनेगा AI प्लस BJ प्लस CK, और इसका मैग्नीट्यूड आर्बिट्री होगा। उससे मतलब मैग्नीट्यूड के बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते, वो कुछ भी नंबर होगा। ऑलराइट, तो डीआर्स दिए हैं तो भी वेक्टर बन सकता है, डीसी दिए हैं तो भी वेक्टर बन सकता है। डीसी से जो वेक्टर बनाएंगे वो यूनिट वेक्टर होगा, डीआर से जो वेक्टर बनाएंगे उसका कोई भी मैग्नीट्यूड होगा। सो दैट फिनिशेस द थ्योरी विच वॉज लिटिल लेफ्ट व्हेन आई वाज डूइंग द थ्योरी। एक पोर्शन हमारा स्किप हो गया था, लेकिन ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ज़्यादा यूज होगा। सो वी हैव फिनिश वेक्टर्स नाउ। वी may have another episode after a while where I will cover the remaining questions of NCERT। तो आप इस वीडियो को दोबारा देख के जो क्वेश्चंस हमने किए थे उनको आप दोबारा देख लीजिएगा। अब हमारे एपिसोड्स फिनिश हो गए हैं 20। देयर मे बी ए एपिसोड कॉल्ड NCERT बुक ऑन वेक्टर्स। नाउ इन द नेक्स्ट एपिसोड वी विल स्टार्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड I hope I have been useful for you. You have understood vectors well. Okay, bye for now.